नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेज की तरफ से एस्ट्रोनॉमी की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एस्ट्रोनॉमी की सीरीज में हम ब्रह्मांड, आकाशगंगा, तारे पढ़ते पढ़ते हमने ग्रह को स्टार्ट किया था, जिसके तहत हमने बेसिक जानकारी को प्राप्त करते हुए बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, इसको हमने जानने का प्रयास किया। और पृथ्वी का जो एक उपग्रह होता है चंद्रमा, जो कि आप एकमात्र उपग्रह कह सकते हो, उसकी जानकारी हमारी रह गई थी। तो इस सीरीज में आज हम चंद्रमा से स्टार्ट करेंगे और आपके सामने वेल नोन भी है कि हमने पृथ्वी स्टार्ट किया था और हम चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि ये फैक्ट्स हैं और ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। इसी कारण से आप देख रहे होंगे कि मैं लिखा रहा हूँ और समझाने का लहजा थोड़ा कम है। ये ज़रूरत भी है और इतनी कोई जानकारी की आवश्यकता है नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ये फैक्ट याद रखने पड़ेंगे। हम इसके अलावा इसमें और कोई सोर्सेज नहीं है। तो आज मैं चंद्रमा स्टार्ट कर रहा हूं। हेडिंग डाल दीजिए चंद्रमा। यहां से आप स्टार्ट करोगे, यहीं से कर देते हैं। सबसे पहली बात तो ये जो चंद्रमा है, इसका अध्ययन कहलाता है सेलेनोग्राफी। सेलेनोग्राफी इसका अध्ययन कहलाता है। और ये जो चंद्रमा है, इसका जो निक नेम है, इसे कहते हैं जीवाश्म ग्रह, फॉसिल्स प्लेनेट। अब याद कीजिए, एक हमने किया था जीवाश्म तारा किया था, फॉसिल स्टार। वो कौन सा था? श्वेत वामन तारा। उसको हम श्वेत वामन तारा कहते हैं। ये जीवाश्म ग्रह है, निकनेम है उपग्रह। ये क्लियर? अब ये जो निर्मित है, ये होता है ऑक्सीजन और सिलिकेट से। ऑक्सीजन और सिलिकेट से ये निर्मित होता है। अब यदि हम ये कहें पृथ्वी का ये उपग्रह है और पृथ्वी से इसकी जो औसत दूरी है, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, 3.84 लाख किलोमीटर लगभग है। ये आप कह सकते हो कि 3,84,000 लाख किलोमीटर, इतनी इसकी दूरी होती है ये। अब नेक्स्ट यदि हम ये देखें कि चंद्रमा से संबंधित और किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो चंद्रमा पर और भी, जैसे हम कहें चंद्रमा पर सबसे पहले कदम किसने रखा, कौन से यान से गए थे वो, यान से संबंधित मैंने आपको कई बातें बताई कि इस पे कई क्वेश्चन बने हुए हैं। इसके अलावा इसका जो परिक्रमण काल है और परिभ्रमण काल है, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगामी चर्चा करेंगे इसकी। अब चंद्रमा की ही बात कर रहे हैं अपने। देखिए, चंद्रमा का जो सबसे ऊंचा पर्वत जो है, ये है लिबनिटज पर्वत। आप नॉर्मल इसका नाम याद रखें। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं और बनने का कारण ये है, याद कीजिए, हमारे जो चंद्रमा के अध्ययन से संबंधित कुछ मिशन भेजे गए हैं, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड। इस कारण से चंद्रमा की बेसिक जानकारी हमें हमेशा पता होनी चाहिए। नेक्स्ट ये बात है, चंद्रमा के प्रकाश को
पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय। कितना समय लगता है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में? ये लगता है 1 मिनट 5 सेकेंड। आप 65 सेकेंड भी कह सकते हो, ये लगभग है, ध्यान रखें। नेक्स्ट, अब देखिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। इसको हमें आगे विस्तारित करना पड़ेगा। क्वेश्चन इस तरीके से भी बना हुआ है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? इसका कारण ये है क्योंकि यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स व प्लाइन वेग ये कम है, दोनों ही कम है। यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स आप जानते ही हो, पृथ्वी के द्वारा वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता, ये यहां पर कम है। और प्लाइन वेग को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि यदि हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकें और वह वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए और वापस ना आ पाए, उसे हम प्लाइन वेग कहते हैं। नाम से देखिए, ऐसा वेग जो किसी वस्तु को प्लाइन कर दे, कहते हैं ना ये यहाँ से प्लाइन कर गए, ये इनके कम होते हैं। इनकी अभी अपने चर्चा नहीं करेंगे। मैं क्लास के स्टूडेंट को सजेस्ट करना चाहूँगा, याद कीजिए मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण बल और प्लाइन वेग दोनों के बारे में फिजिक्स में हमने इसकी चर्चा की थी, उसको वहाँ पर जाकर रिपीट करें। और वहाँ पर मैंने इसकी पूरी डिटेल दी थी और वहाँ भी यहाँ मैंने बात लिखाई थी कि यदि ये बल कम हो जाते हैं तो चंद्रमा पर वायुमंडल की स्थिति नहीं बनती है। क्लियर? एक और क्वेश्चन आता है फिजिक्स से संबंधित है, वो कि चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है ये, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं होता है। इसी कारण से चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश काला दिखाई देता है। ये इसका रीजन होता है। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिए चंद्रमा का जो परिक्रमण काल है, रिवोल्यूशन पीरियड, आप ये कह सकते हो पथ पर गति। पथ पर गति का मतलब क्या होगा? ये चंद्रमा के चारों तरफ, चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है उसका टाइम पीरियड कितना है, और इसका जो परिभ्रमण काल है, परिभ्रमण काल से आप समझ गए होंगे। परिभ्रमण काल का मतलब होता है कि चंद्रमा अपनी अक्ष पर एक जो चक्कर पूरा करता है उसमें कितना समय लगाता है। अक्ष पर गति, ये जो दोनों है ये लगभग 27.5 दिन है। ये लगभग 27.5 दिन है। मतलब जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर को पूरा करने में जितना समय लगता है उतना ही समय अपनी अक्ष पर घूमने में लगाएगा। तो चंद्रमा यदि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है या अपनी अक्ष पर चक्कर लगाता है तो एक ही टाइम पीरियड है उसका, लगभग 27.5 दिन। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि हमें चंद्रमा का केवल एक ही तल क्यों दिखाई देता है? तो इसका रीजन यही होता है क्योंकि इसका परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल दोनों बराबर होते हैं। क्लियर? एक लाइन लिखिए यहां पर, इसी कारण से चंद्रमा का हमें केवल एक ही तल दिखाई देता है।
एक ही तल दिखाई देता है। अब देखिए, यदि हमें एक ही तल दिखाई देता है तो फिर हमें कितना पार्ट दिखाई देगा? यदि हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो कितना पार्ट दिखाई देगा? ध्यान रखना, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 59% भाग ही दिखाई देता है, 41% भाग दिखाई नहीं देता है। एक यहां पर स्टार डाल के लिख दीजिए, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 59% भाग ही दिखाई देता है। क्लियर? तो हमने दो चीजें महत्वपूर्ण जानी कि एक तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है? क्लियर? फिर इसको हमने फिजिक्स से जोड़ने का प्रयास किया कि चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश काला क्यों दिखाई देता है। ये वेल नोन क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वो ये है कि एक तो हम यदि पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो 59% भागी हमें दिखाई देगा। अब 41 दिखाई नहीं देता, ये वेल नोन क्वेश्चन है, उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो बाद में लिख देना कि 41% भाग दिखाई नहीं देता है। एक क्वेश्चन कि चंद्रमा का हमें केवल एक ही तल क्यों दिखाई देता है, उसका रीजन आपके सामने है, क्योंकि इसका परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल दोनों बराबर होते हैं, और इन दोनों के बारे में आपको मैं शुरू में ही बता चुका हूं। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक आप इसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, ये 1 मिनट 28 सेकंड है। हालांकि ऐसी कोई खास बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है ये। 1 मिनट 28, कई किताबें वाले 20 सेकंड भी लिख देते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ये 1 मिनट 28 सेकंड कर दीजिए। एक किताब में मैंने पढ़ा था 1 मिनट 30 सेकंड भी है। खैर, ये कोई बड़ी बात नहीं है, 1.5 मिनट के आसपास इसको मान सकते हो। क्लियर? ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। अब देखिए, चंद्रमा का जो आकार है ये होता है पृथ्वी का आकार अपॉन 4। कहने का मतलब ये हुआ कि चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का 1/4 भाग होता है। अब देखिए, इसका जो अक्षीय झुकाव है ये होता है 5 डिग्री, मतलब चंद्रमा अपनी अक्ष पर 5 डिग्री पर झुका हुआ होता है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति, आप सभी जानते हो, ये है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अमेरिका के थे ये। दो तीन बातें ध्यान रखनी है। एक तो ये चंद्रमा पर कब गए, तो ये डेट याद रखनी है आपने, 20 जुलाई 1969। 20 जुलाई 1969। अब आप गौर से देखें, ज़्यादा टाइम नहीं बीता है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि 20 जुलाई 2019 को 50 वर्ष पूर्ण? तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि 25 वर्ष पूरे हो जाए, 50, 75, 100, 125, 150, ये जो राउंड फिगर में जो वर्ष पूरे होते हैं ये क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो यहां पर एक छोटा सा स्टार डाल के लिख दीजिए, 20 जुलाई 2019 को 50 वर्ष पूर्ण। अब ये बात आती है, इसमें इनके सहयोगी कौन थे? इनके सहयोगी थे एडविन ऑस्टिन। एडविन ऑस्टिन इनके सहयोगी थे। तीसरी ये बात आती है, किस यान से गए थे?
अपोलो 11। इसको कई बार इस तरीके से पूछ लेते हैं कि अपोलो मिशन का संबंध किससे है? चंद्रमा से है। ये अपोलो मिशन भी बोलते हैं इसको। अभी हाल फिलहाल आपने शायद 2019 की ही बात है, आपने ये सुना होगा, एक न्यूज़ आई थी कि अपोलो मिशन के बाद अमेरिका आर्टेमिस मिशन के तहत, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अपोलो मिशन के बाद अमेरिका या नासा एक ही बात है, आर्टेमिस मिशन को भेजेगा और जिसके तहत वह चंद्रमा पर पहली बार किसी महिला को भेजेगा। अभी बात करते हैं उसकी। फिलहाल ये अपोलो यान का ध्यान रखना। अब ये जिस स्थान पर गए थे उस स्थान का नाम क्या था? चंद्रमा का जो स्थान था ये था सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। इसको ऐसे भी कहा जाता है शांति का सागर। यहां पर ये उतरे थे। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में ये बातें ध्यान रखें। अब मैं बात करूंगा चंद्रमा से संबंधित जो नए मिशन है उनसे रिलेटेड है। चंद्रमा से संबंधित नए मिशन, इस संबंध में मैं दो बातें करना चाहूंगा। एक तो नासा का मिशन, नासा के बारे में पहले बता चुका हूं, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, और एक इसरो, ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, सभी जानते हो, इसके बारे में चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नासा का एक प्रस्तावित मिशन है आर्टेमिस मिशन, अभी मैंने आपको बताया भी था, आर्टेमिस मिशन। और ये जो आर्टेमिस मिशन है ये अभी प्रस्तावित है और 2019 में इसकी बात चली थी। एक लाइन लिख दीजिए, इसके तहत नासा पहली बार किसी महिला को चंद्रमा पर भेजेगा। क्लियर? और इसरो के मिशन के बारे में आप जानते ही हो, 3 मिशन है इसके, अभी हाल फिलहाल जो चर्चा में है। एक तो चंद्रयान फर्स्ट, एक चंद्रयान सेकंड, एक चंद्रयान थर्ड। ये 3 मिशन है। चंद्रयान फर्स्ट की थोड़ी सी बात करूंगा, ज्यादा नहीं। इसको जो लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2008 में, क्लियर, लॉन्च किया गया था, और ये किया गया था PSLV C11 के द्वारा। ये थोड़े यान का ध्यान रख लेना, इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, C सीरीज है, 11 नंबर है ये। और चंद्रयान 2 जो है, इसको जो लॉन्च किया गया था, ये किया गया था जुलाई 2019 को, और ये हुआ था GSLV MK थर्ड के द्वारा। ये यान जरूर ध्यान रखें, GSLV MK थर्ड के द्वारा, जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल। क्लियर? और ये जो चंद्रयान थर्ड है ये लॉन्च 2021 में होगा, लेकिन ये प्रस्तावित है, प्रोसेसिंग में है, ये ध्यान रखें 2021 में होगा। लेकिन आप न्यूज़पेपर में अभी पढ़ ही रहे होंगे कि कोरोना वायरस के कारण ये सब चीज़ें हो सकता है आगे की तरफ टल जाए, लेकिन अभी हाल फिलहाल हमारे पास जो भी न्यूज़ है हम उसकी ही चर्चा कर सकते हैं।
ये भी एक नया मिशन है, ध्यान रखना, आर्टेमिस मिशन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा कि आर्टेमिस मिशन का संबंध किसके अध्ययन से है या किससे रिलेटेड है, तो चंद्रमा से रिलेटेड होता है। ये क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, पृथ्वी का उपग्रह हमने चंद्रमा पढ़ा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है मंगल ग्रह। हेडिंग डाल दीजिए, मंगल ग्रह। मंगल, इसको मार्स बोलते हैं। सबसे पहली बात तो इसका जो निक नेम है, एक तो इसको कहते हैं पृथ्वी का पुत्र। पृथ्वी का पुत्र, ये पौराणिक मान्यताओं के आधार पर होता है ये। दूसरा इसको कहते हैं लाल ग्रह, ये इंपॉर्टेंट है, लाल ग्रह। और ज्यादातर मैंने देखा है यही क्वेश्चन आता है, लाल ग्रह इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इस ग्रह पर लोहा पाया जाता है। अब लोहा पाया जाता है, इसी कारण से इसको हम लाल ग्रह कहते हैं। इसी संदर्भ में एक क्वेश्चन और बन जाता है, आपसे ये पूछ लेता है कि मंगल ग्रह पर जो लोहा है वो किस रूप में होता है, और इसमें जो लोहा होता है ये फेरिक ऑक्साइड के रूप में होता है। ध्यान रहे, और फेरिक ऑक्साइड एक प्रकार से जंग का एक रूप होता है, और जंग आप जानते हो थोड़ी सी रेड या ब्राउनिश कलर की होती है, इसी कारण से इसको लाल ग्रह कहा जाता है। तीसरा, इसको युद्ध का देवता भी कहते हैं। युद्ध का देवता कहते हैं ना, इस पर मंगल भारी है इस तरीके से ये जो कहा जाता है, ये यूनानी लोगों के द्वारा कहा जाता है। यूनानी लोगों के द्वारा ये बात कही जाती है। क्लियर? अब देखिए, इसका जो अक्षीय झुकाव है ये 25 डिग्री होता है। अब आप यहां पर एक बात गौर करें, पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितनी डिग्री पर झुकी हुई होती है? तो पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई होती है। अब 23.5 डिग्री है और ये 25 डिग्री है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मंगल ग्रह पर पृथ्वी के समान ही लगभग दिन व रात की अवधि होती है? मतलब जितनी अवधि पृथ्वी की होती है दिन और रात की, से मिलती जुलती मंगल की होती है। एक लाइन लिख दीजिए, इसी कारण से मंगल पर दिन व रात की अवधि पृथ्वी के लगभग समान होती है। आपके यहां पे इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ऐसा कौन सा ग्रह है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ऐसा कौन सा ग्रह है जहां पर दिन व रात की अवधि पृथ्वी के लगभग समान है? क्लियर? तो मंगल ग्रह हो सकता है। अक्षीय झुकाव भी पूछ लिया जाए। वर्तमान में जो क्वेश्चन बन रहे हैं इसी पैटर्न पर आधारित है। अब देखिए, इसका एक सबसे ऊंचा पर्वत है, आप ये कह दीजिए संबंधित पर्वत। एक पर्वत है, यह है ओलंपस मोन्स। ध्यान रखिए, इसको एक नाम और दिया जाता है, निक्स ओलंपिया।
भी बोल देते हैं ये, ओलंपस मोन्स। इसकी कई खास बात है। इसकी एक खास बात तो ये है कि ये सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है और सौरमंडल में ही हमारी पृथ्वी आती है, तो इसकी ऊंचाई हमें पता होनी चाहिए। और इसकी जो ऊंचाई है ये है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 3 गुनी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 3 गुनी होती है ये। तो आप कह सकते हो कि जैसे 8,848 मीटर, 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई होती है, तो इसका 3 गुना लगा दीजिए। यदि आप 9 किलोमीटर भी मान के चलोगे तो 9 × 27, थोड़ा सा कम कर दीजिए, 26 के आसपास मान लीजिए, इतनी इसकी ऊंचाई होती है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, मंगल ग्रह पर कुछ नई चीजों की पहचान हुई है। कुछ नई पहचान में 2004 में मीथेन की पहचान हुई। यहां पर एक प्लेनेटरी टीम थी, उसके द्वारा हुई थी। और 2006 में ऑरोरा की पहचान हुई, ऑरोरा की पहचान। और ये जो ऑरोरा की पहचान की थी, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने की थी। ऑरोरा क्या होता है? यदि एक विशेष प्रकार की चमक होती है, ये उसको हम ऑरोरा कहते हैं। क्लियर? एक लाइन लिख दीजिए इसके नीचे चाहे, एक विशेष प्रकार की चमक। अब देखिए, मंगल के जो उपग्रह हैं ये 2 ज्ञात हैं। उपग्रह को आप चांद भी कह सकते हो, अपनों ने पहले भी किया था। एक है फोबोस, दूसरा है डिमोस। ये 2 ही उपग्रह हैं। बकायदा छोटे छोटे वेल नोन क्वेश्चन है कि फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह है, ये बने हुए हैं। डिमोस के बारे में एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना आप, ये है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम। हमारे सामने 2 बातें आ चुकी हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। डिमोस किसका उपग्रह है? मंगल का। इन सब बातों का ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे संबंधित मिशन। इसमें भी मैं आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अपने। एक तो नासा और एक इसरो। यदि हम नासा की बात करें तो पहले 7 मिशन ये असफल रहे। नासा ने पहले 7 मिशन भेजे थे जो कि पूर्ण रूप से असफल रहे। क्यूरियोसिटी रोवर मिशन ये भेजा था 2012 में, ये सफल रहा था।
9वां मिशन इनसाइड लैंडर मिशन, ये 2018 में भेजा था, ये भी सफल रहा था। तो ध्यान रखना दोनों ही करंट के हैं, ये जो दोनों हैं ये सफल रहे। दूसरा और तीसरा, सॉरी 8वां और 9वां ये सफल रहे। दूसरा तीसरा तो ये जो 2-3 नंबर आ गए ना, इस हिसाब से। और इसरो के बारे में आप जानते ही हो, मंगलयान, इसका जो अन्य नाम दिया गया मोम, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ये जो लॉन्च हुआ 5 नवंबर 2013 को, ध्यान रखना मैं लॉन्च की बात कर रहा हूं, कक्षा में प्रवेश करता वो अलग बात होती है। PSLV C-25 के द्वारा, इन पर ध्यान दें, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। कौन से यान का इस्तेमाल किया गया था PSLV C-25 के द्वारा? क्लियर? जैसे चंद्रयान फर्स्ट का PSLV C-11 और चंद्रयान सेकंड का GSLV MK3, ये बातें ध्यान रखनी है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बृहस्पति ग्रह की बात करेंगे। हेडिंग डाल दीजिए बृहस्पति, जुपिटर। जुपिटर, देखिए इसकी खोज या इसको सबसे पहले देखने का जो श्रेय दिया जाता है वो गैलीलियो को दिया जाता है। आप लिख दीजिए, चाहे खोज लिख दो, ब्रैकेट में लिख दीजिए सबसे पहले देखा। (1610 ईस्वी में गैलीलियो के द्वारा। गैलीलियो ने इसके 4 बड़े उपग्रह देखे थे सबसे पहले, उसी से बृहस्पति के बारे में बात चलने लगी और उन 4 बड़े उपग्रहों को गैलीलियन उपग्रह कहते हैं। हम बात करेंगे उसकी, लेकिन फिलहाल इसके निकनेम पर चर्चा करते हैं हम। एक तो इसका निकनेम होता है लघु सौर तंत्र, स्मॉल सोलर सिस्टम। इसको अपने आप में एक सोलर सिस्टम माना जाता है। दूसरा इसको कहते हैं तारे जैसा ग्रह। तीसरा इसको कहते हैं मास्टर ऑफ गॉड्स। चौथा इसको कहते हैं ग्रहों का ग्रह। वास्तव में ये सबसे बड़ा ग्रह होता है, इसी कारण से इसको ग्रहों का ग्रह कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। एक किसको कहा जाता है शनि का पुत्र। ये जो शनि का पुत्र इसे कहा जाता है, ये रोमन लोगों के द्वारा कहा जाता है। अब देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि शनि को बृहस्पति का, जुपिटर का पिता कहते हैं, तो ये अपने आप में एक वेल नोन बात हो चुकी है। क्लियर? ध्यान रखें। छठा, ये एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, इसे कहते हैं सौर मंडल का वैक्यूम क्लीनर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। सौर मंडल का वैक्यूम क्लीनर बोलते हैं इसको। अब देखिए, वैक्यूम क्लीनर क्यों बोलते हैं?
क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये क्या करता है, सौरमंडल के जो अन्य ग्रह होते हैं उनकी उल्काओं से रक्षा करने का प्रयास करता है। इस कारण से इसको हम वैक्यूम क्लीनर बोलते हैं। एक लाइन लिख दीजिए, कारण इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये ज्यादा होता है, इसीलिए यह सौरमंडल के अन्य ग्रहों की बाहरी उल्काओं से रक्षा करता है। क्लियर? अब वापस बृहस्पति पे आ जाइए। हम बात करेंगे, ये होता है सबसे बड़ा ग्रह, लार्जेस्ट प्लेनेट, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, इसमें एक लाल रंग का धब्बा पाया जाता है। लाल रंग का धब्बा पाया जाता है, इसे कहते हैं जुपिटर की या बृहस्पति की लाल आंख। वैज्ञानिक ऐसा दावा करते हैं कि ये जो धब्बा पाया जाता है इसमें 3 पृथ्वी समा सकती है। इसी कारण से ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। एक लाइन लिख दीजिए, इसमें 3 पृथ्वियां समा सकती है, 3 अर्थ समा सकती है। अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह। सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह है, और अक्ष पर जो घूर्णन होता है उसे हम कहते हैं परिभ्रमण गति। तो इसका जो परिभ्रमण काल है या परिभ्रमण जो गति है वो सबसे तेज होती है। आप कह सकते हो 9 घंटे 55 मिनट। 9 घंटे 55 मिनट है। आप वेल नोन यदि रखो इसको, लगभग 10 घंटे भी कह सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह बृहस्पति। बिल्कुल इजी लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हो। इतनी कंफ्यूजिंग रहती है हद से ज़्यादा। इस कारण से मैंने आपको बार बार कहा है कि रिपीट कीजिए। जैसे हम कहें कि अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह, तो या हमें ये बात पता होनी चाहिए कि सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है। वो होता है शुक्र। याद कीजिए 243 दिन अपनों ने किए थे ये, और इसका होता है 9 घंटे 55 मिनट। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन बनने लग गए हैं। क्लियर? अब देखिए, इसमें एक विशेष प्रकार के बादल पाए जाते हैं। विशेष प्रकार के बादल पाए जाते हैं। ये नारंगी और भूरे रंग के होते हैं। ये जो बने होते हैं अमोनिया क्रिस्टल के बने होते हैं। एक और जोड़ लीजिए, अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड।
नेक्स्ट, अब मैं बात करने जा रहा हूं द नाइट ऑफ ओपोजिशन। ओपोजिशन, सबसे पहली बात तो द नाइट ऑफ ओपोजिशन होता क्या है। द नाइट ऑफ ओपोजिशन का मतलब होता है जब पृथ्वी के नज़दीक बृहस्पति आ जाता है, या आप ये कह सकते हो कि जब बृहस्पति ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इसे नाइट ऑफ ओपोजिशन कहते हैं। एक आगे लिख दीजिए, जब बृहस्पति पृथ्वी के सबसे निकट होता है। क्लियर। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह घटना जो होती है 50 वर्ष में एक बार घटित होती है। पचास वर्ष में एक बार घटित होती है ये। बीस सितंबर 2010 को यह घटना घटित हुई थी। क्लियर। यहां चाहे आप ये बात याद ध्यान ना रखो, लेकिन यहां जो मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है द नाइट ऑफ ओपोजिशन। ये महत्वपूर्ण बात है। अब बृहस्पति के कुछ नए उपग्रह भी खोजे गए हैं, कुछ करंट से अपडेट भी है, उसको हम जानेंगे, लेकिन पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, ध्यान रखें, 2019 में इसके कुछ नए उपग्रह खोजे गए थे, तो ये थोड़ा अपडेट रखना। इसके उपग्रह है 79। क्लियर। इसमें जो प्रमुख हैं, कौन कौन से मेन है, जैसे हम कहें गैनीमीड। ये जो गैनीमीड है ये है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। अब देखिए दोस्तों, यही पढ़ने का अपना एक तरीका होता है, इसे आप फॉलो करें। अपनों ने ग्रह में बात कर ली, सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध। उपग्रह में बात कर ली, सबसे छोटा डिमोस, सबसे बड़ा गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का है। क्लियर। आयो यूरोपा। एक बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, यूरोपा किस ग्रह का उपग्रह है, ध्यान रखें। और चौथा है कैलिस्टो। क्लियर। अब देखिए, ये जो 4 उपग्रह हैं इनको कहते हैं गैलीलियन उपग्रह। मैंने शुरू में बताया भी था, क्योंकि इनकी खोज गैलीलियो ने की थी। क्लियर। अब हम बात करेंगे इसके कुछ मिशन की, हालांकि ये कोई इतनी खास बात नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, इसके आगे लिख दीजिए 2019 की अंतिम स्थिति। मिशन जो महत्वपूर्ण है वो है पायोनियर। इस पे क्वेश्चन बन सकता है, पायोनियर, वाइजर, गैलीलियो। ये इतने कोई खास नहीं है। क्लियर। लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा नजर रखें, पायोनियर के बारे में थोड़ा ध्यान रख लेना।
सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं ये गैनीमीड, आयो, यूरोपा, कैलिस्टो। इस तरीके से एक क्वेश्चन मेरे याद आ रहा है, ये भी बनाया हुआ है कि गैनीमीड, आयो, यूरोपा और कैलिस्टो किस ग्रह के उपग्रह है? बृहस्पति। और यूरोपा का अलग से पूछा गया है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज और ध्यान रखें, शायद मेरे से रह गई वो, ये जो बृहस्पति है इसका जो अपनों ने निकनेम किए थे उसमें एक चीज और ऐड कर दीजिए। जैसे कहते हैं लघु सौर तंत्र, मास्टर ऑफ गोड्स, वैसे वहां पर एक और ऐड कर लीजिए, पीला ग्रह। पीला ग्रह। और अभी अपनों ने एक बात की थी ना गैनीमीड की। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, वहां पर एक बात और ऐड कर लीजिए, बुध ग्रह से भी बड़ा। तो निकनेम में आप एक तो पीला ग्रह भी ऐड कर लीजिए और एक आप गैनीमीड में एक बात ऐड कर लीजिए कि इसका जो आकार है ये बुध ग्रह से भी बड़ा है। क्लियर? अब मैं शनि ग्रह पर चर्चा करने जा रहा हूं। हेडिंग डाल दीजिए शनि ग्रह। सैटर्न बोलते हैं इसको। सबसे पहले तो इसकी जो खोज हुई थी 1610 में गैलीलियो के द्वारा ही। बृहस्पति और शनि इन्हीं से रिलेटेड हैं, हालांकि इतनी कोई खास बात नहीं है ये। इसका जो निकनेम है, एक तो इसको कहते हैं गैलेक्सी के समान ग्रह। गैलेक्सी के समान ग्रह कहते हैं। दूसरा गैसों का गोला। नाइन्टी 96% इसके अंदर लगभग हाइड्रोजन पाई जाती है। वो एक मैंने पहले ही बताया था आपको, इसको कहते हैं बृहस्पति का पिता। रोमन लोगों के आधार पर है ये। नेक्स्ट, न्यूनतम घनत्व वाला ग्रह, मिनिमम डेंसिटी प्लेनेट। अब देखिए, कोरिलेट कर दीजिए इसको। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। अपनों ने कल इसके बारे में पढ़ा था। तो सबसे कम घनत्व शनि का होता है, जबकि सबसे ज्यादा घनत्व पृथ्वी का होता है। क्लियर? एक इसमें विशेष प्रकार की बात पाई जाती है, वलय पाए जाते हैं। 7 प्रकार के वलय होते हैं। ये वलय की घटना जो होती है अरुण में भी घटित होती है, लेकिन वो धुंधले होते हैं। इस ग्रह पर सर्वाधिक वलय पाए जाते हैं, रिंग बोलते हैं इसको। सर्वाधिक वलय पाए जाते हैं। वलय आप इस तरीके से कह सकते हो, हालांकि 7 संख्या बताई गई है। जैसे ये शनि ग्रह है और इस पर इस तरीके के वलय पाए जाएंगे, इस तरीके के, इसके अंदर इस टाइप से होते हैं। ये एक छोटा सा स्टार डाल के लिख दीजिए। अरुण पर भी वलय पाए जाते हैं, लेकिन वो धुंधले होते हैं। अब देखिए, वायुमंडल में संगठन
इसके वायुमंडल में संगठन किन गैसों का है? 96% हाइड्रोजन होती है, ये महत्वपूर्ण है। क्लियर? और जो 4% है वो हीलियम भी होती है, मेथेन भी होती है, एक्सेट्रा। मेन चीज है ये हाइड्रोजन। 96% हाइड्रोजन पाई जाती है इस शनि के वायुमंडल में। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे शनि के उपग्रहों की। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। पहले काफी कंफ्यूजिंग रहा करती थी कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, तो दिखाई देने और नहीं दिखाई देने के आधार पर बच्चों को काफी कंफ्यूजिंग रहती थी, लेकिन अब कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। अभी 2009 में ही इसके नए ग्रह खोजे गए हैं और ये हो गए हैं 82 उपग्रह हो गए हैं। ये ध्यान रखना, ये 2019 है, शायद मेरे मुंह से 2009 निकल गया होगा। 82 उपग्रह है इसके, लिख दीजिए 2019 की अंतिम स्थिति। 2019 की अंतिम स्थिति है इसकी। क्लियर? और 79 जो है ये बृहस्पति की है। तो इसी के साथ एक तो ये बन जाता है सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह। इसके कुछ प्रमुख उपग्रह हैं, जैसे एक है टाइटन। ध्यान रखना, एक टाइटन होता है, एक ट्राइटन होता है, वो अलग बात होती है। क्लियर? इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे टाइटन घड़ी होती है ना, वैसे टाइटन ये लिखते हैं। ये एक नाम और आएगा अभी, तब और चर्चा करेंगे इसकी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इसके नीचे लिखिए सौर मंडल का एकमात्र उपग्रह जिस पर वायुमंडल पाया जाता है, एकमात्र उपग्रह है, वन एंड ओनली सैटेलाइट है जिस पर कि एटमॉस्फेयर पाया जाता है। क्लियर? एक उपग्रह और कई बार चर्चा में आ जाता है, रिया। हालांकि नाम ही ध्यान रखें और कोई खास बात नहीं है। अब मैं बात करूंगा संबंधित मिशन। एक ही याद रखना है आपने, और वो आ भी चुका है, शनि ग्रह के अध्ययन से संबंधित है। नासा का है कैसिनी। कैसिनी यान का संबंध किस ग्रह के अध्ययन से है, इस लैंग्वेज में क्वेश्चन बना हुआ है। तो कैसिनी यान का जो संबंध है वो शनि ग्रह के अध्ययन से संबंधित है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे अरुण ग्रह की। अरुण, यूरेनस। इसकी जो खोज है 1781 में विलियम हर्शेल के द्वारा। हालांकि ये कोई खास बात नहीं है। क्लियर? यह एक गैस दानव ग्रह है, गैस जीन प्लेनेट, गैस दानव ग्रह है। अब ये गैस दानव ग्रह क्या कहलाता है? ऐसा ग्रह जिस पर गैसों की अधिकता होती है।
ये है। इसका मतलब और भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और हम देखें तो शनि है, अभी अपनों ने बात किया था 96% हाइड्रोजन। बृहस्पति भी है, वरुण भी है, उनको भी हम गैस दानव ग्रह कहते हैं। और इसमें जो गैस पाई जाती है मेथेन, प्रमुख गैस जो होती है मेथेन। हालांकि मेथेन की पहचान, मेथेन की जो हमने खोज की है मार्स पर भी की है, मंगल पर भी की है। ध्यान रखना ये चीज़ें, ठीक है। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ मिल गई तो यहाँ नहीं मिलेगी। कई बच्चे इस बात में भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर वो तो वहाँ मिल गई थी ना, तो वहाँ मिल गई तो यहाँ क्यों नहीं मिल सकती। क्लियर। तो मेथेन गैस इसमें भी पाई जाती है। अब देखिए इसके कई निकनेम हैं। एक तो इसको कहते हैं आइस जींट, कोई खास बात नहीं है, लेकिन लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह मतलब इसको ऐसा कहा जैसे ये लेटा, जैसे अपने लेटे हुए होते हैं ना इस साइड में, तो 98 डिग्री पर लिख दीजिए आगे, क्योंकि यह अपनी अक्ष पर 98 डिग्री पर झुका हुआ होता है। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखें, इस क्वेश्चन को इस रूप में भी पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो अपनी अक्ष पर 98 डिग्री पर झुका हुआ होता है। अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। और लेटा हुआ ग्रह निम्न में से लेटा हुआ ग्रह कहलाता है। क्लियर। तीसरा इसको कहते हैं हरा ग्रह, ग्रीन प्लेनेट। अब याद कीजिए, मैंने आपको हरा ग्रह पृथ्वी में भी कराया था। पृथ्वी को भी हरा ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर जीवन पाया जाता है। इसको भी हरा ग्रह कहते हैं क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश, आप इसको ज्वाला भी कह सकते हो, का उत्सर्जन करता है। अब आप एसएससी के पेपर उठा के देखिए, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करने वाला ग्रह कौन सा है। तो मेरे इन क्वेश्चनों से आप अंदाजा लगा चुके हो कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसके जो उपग्रह हैं ये होते हैं 27। कोई ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप 2-3 नाम याद रख लेना यदि रख सकते हो। मिरांडा, टाइटेनियम, ध्यान रखना टाइटेनियम है ये। अभी थोड़ी देर पहले शनि का टाइटन किया था। ओबेरोन, एरियल, ये उसके कुछ उपग्रह है। और हम इसके बारे में बातें कर चुके हैं कई बार। याद कीजिए, एक तो अपनों ने कहा था कि ये एंटी क्लॉकवाइज चक्रण करता है। ठीक है, वहाँ हो गया था पृथ्वी और शुक्र और अरुण, ये एंटी क्लॉकवाइज चक्रण करते हैं। और एक अपनों ने बात की थी कि इस पर शनि के समान वलय पाए जाते हैं। वो बात हो गई थी, लिखना चाहो तो बाद में लिख देना। अब मैं आ रहा हूं वरुण ग्रह पर। हेडिंग डाल दीजिए वरुण। नेपच्यून कहते हैं इसको। देखिए ये जो वरुण ग्रह है, हमने पहले ही बात की थी, पृथ्वी और सूर्य दोनों से दूर ग्रह है ये। पृथ्वी व सूर्य दोनों से दूर ग्रह है। क्लियर। इसकी जो खोज हुई थी 1846 में हुई थी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, हालांकि इतनी खास बात नहीं है। कारण ये है, इसने सूर्य के चारों तरफ
अपना पहला चक्र 2011 में पूरा किया। अब देखिए, जब इसको 2011 में पूरा किया, मतलब इसका परिक्रमण काल जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। अब यदि आप देखोगे 2011 माइनस 1846 तो 165 वर्ष, मतलब इसका परिक्रमण काल 165 वर्ष होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, पृथ्वी का परिक्रमण काल जो है 365 दिन, इसका 165 वर्ष होता है। तो ये बन जाता है अपने पथ पर सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह। और पथ पर घूमने वाला मतलब परिक्रमण काल है, ये कितने हो जाएंगे? 165 वर्ष। क्लियर? वापस रिपीट करना चाहूंगा, अपने पथ पर सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह बुध, अपने पथ पर सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह वरुण। क्लियर? पथ मतलब परिक्रमण काल, परिक्रमण काल मतलब सूर्य के चारों तरफ चक्र। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम अक्ष को और जोड़ देते हैं। एक्सिस क्या होती है? अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह बृहस्पति, सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह शुक्र। क्लियर? अब देखिए, अक्ष का मतलब क्या होता है? परिभ्रमण। परिभ्रमण मतलब अक्ष पर चक्रण, एक जगह पर। क्लियर? ये जो वरुण है, ये है सर्वाधिक ठंडा ग्रह। तो बताइए सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठंडा ग्रह में आप ये बात लिखना चाहो तो लिख दीजिए 214 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस। अब देखिए, ये जो वरुण है, इसके जो उपग्रह है 13 उपग्रह है इसके, और इसमें जो सबसे प्रमुख उपग्रह है ये है ट्राइटन। ध्यान रखना, ट्राइटन। इसको ऐसे लिखते हैं, शनि का ग्रह होता है टाइटन, ये अलग बात होती है। क्लियर? इसके बारे में भी एक खास बात है, इसको भी टिक कर दीजिए, महत्वपूर्ण है। सौर मंडल का एकमात्र उपग्रह जो विपरीत दिशा में चक्रण करता है, आप कह सकते हो एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? ये एकमात्र ऐसा है। और अभी थोड़ी देर पहले अपनों ने बात की थी कि सौर मंडल का एकमात्र उपग्रह जिस पर वायुमंडल पाया जाता है वो कौन सा होता है? टाइटन। एकमात्र वही है। और एकमात्र उपग्रह जो एंटी क्लॉकवाइज चक्रण करता है वो है ट्राइटन। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने ग्रह चैप्टर को कंप्लीट किया है। कुछ छोटी छोटी बातें और है, उनकी चर्चा हम कल करेंगे, और कल ही हम सूर्य की संरचना को जानने का प्रयास करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप मेरे इस एस्ट्रोनॉमी के नए पार्ट को प्रत्येक स्टूडेंट तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि वो भी इन ग्रहों की विस्तृत जानकारी को प्राप्त कर सकें। नमस्कार।